फ्रेंड्स, आपके सामने हम दोबारा हाजिर हैं अपनी अगली वीडियो लेकर अगले टॉपिक के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे मानव शरीर के बारे में। मानव शरीर के बारे में बात करनी है तो जितने भी तंत्र होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम हमारे कौन से तंत्र की बात करेंगे? पाचन तंत्र की बात करेंगे। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मानव तंत्र। ठीक है, मानव तंत्र पहले थोड़ा सा समझते हैं कि मानव में कौन कौन से तंत्र हो सकते हैं। देखिए भाई, मानव तंत्र मानव शरीर तंत्रों से मिलकर बना है। ठीक है, तो कुछ तंत्रों के नाम देखते हैं हम, जैसे पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। क्योंकि ये कुछ मुख्य तंत्र हैं। हमारे तंत्र और भी बहुत होते हैं, लेकिन ये कुछ हमारे मुख्य तंत्र हैं। ठीक है, मानव शरीर तंत्रों पर ही आधारित है। तंत्र काम करते हैं मानव शरीर में। तंत्र क्या होता है भाई? अंगों का समूह। ठीक है, तंत्र होता है हमारा अंगों का समूह। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे पहला तंत्र। कौन सा तंत्र? पाचन तंत्र स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पाचन तंत्र स्टार्ट करेंगे तो देखिएगा, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में सबसे स्टार्टिंग की बात कि पाचन क्या है। ठीक है, पाचन भोजन को ग्रहण करके, भोजन को ग्रहण करके उससे एनर्जी लेना। ठीक है, एनर्जी को ग्रहण करना क्या होता है भाई? पाचन होता है। ठीक है, और पाचन तंत्र क्या है? अंगों के जिस समूह के द्वारा, अंगों के जिस समूह के द्वारा पाचन की क्रिया पूर्ण की जाती है, क्या कहलाता है भाई? पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन क्या है भाई? भोजन ग्रहण करके उससे एनर्जी लेना या एनर्जी प्राप्त करना, ऊर्जा प्राप्त करना, वो क्या है? आपका पाचन है। तो पाचन तंत्र की डेफिनेशन देखते हैं हम पहले। पाचन तंत्र की डेफिनेशन क्या होगी? अंगों का वह समूह, अंगों का वह समूह जिसके द्वारा, जिसके द्वारा पाचन की क्रिया पूर्ण की जाती है, पूर्ण की जाती है, क्या कहलाता है? आपका पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो पाचन तंत्र अंगों से मिलकर बना समूह हो गया। तो हमें पाचन तंत्र में पढ़ना क्या है? पाचन तंत्र में पढ़ना है कि पाचन किस प्रकार होता है और किन किन अंगों के द्वारा होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे पाचन तंत्र में उपस्थित अंगों के बारे में। ठीक है, तो पाचन तंत्र में उपस्थित अंगों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अंग देख लेते हैं, पाचन तंत्र के अंग। पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से अंग कार्य करते हैं? देखिएगा, फर्स्ट है हमारा मुख। ठीक है, भोजन हम यहीं से ग्रहण करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट यही है। कौन सा? मुख। सेकंड पॉइंट है हमारी ग्रसनी, ये मुख के बाद भोजन ग्रहण करती है। कहने का मतलब मुख से भोजन कहा जाता है? ग्रसनी में। नेक्स्ट अगला है हमारा ग्रास नली। ठीक है भाई, ग्रास नली। ठीक है, ग्रसनी के बाद भोजन कहा जाएगा ग्रास नली में। और मैं आपको इसी के साथ एक बात बता देता हूँ कि ग्रसनी है वो श्वसन और भोजन के लिए, श्वसन और भोजन के लिए उभय मार्ग होता है कि वायु और भोजन दोनों ही इसी मार्ग से होकर जाते हैं। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अमाशय। ठीक है, जिसे हम पेट भी, स्टोमक भी कहते हैं, अमाशय। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है छोटी आंत, छोटी आंत। ठीक है, अगला है बड़ी आंत, अगला है भाई मलाशय, जिसमें अपशिष्ट इकट्ठा होता है, मलाशय। और लास्ट है
मल द्वार। इससे अपशिष्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये पाचन में काम आने वाले अंग है। लेकिन पाचन की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए कुछ ग्रंथियां भी, भाई क्या काम आता है, ग्रंथियां भी काम आती है, तो उन ग्रंथियों को भी देखना पड़ेगा। तो पाचन में कार्य करने वाली कुछ ग्रंथियां भी होता है, उनके द्वारा कुछ रस स्रावित किए जाते हैं जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। तो हम कह सकते हैं पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां हमारी कौन कौन सी है। फर्स्ट है हमारी लार ग्रंथि। लार ग्रंथि ये मुख में ही क्या स्टार्ट कर देती है, पाचन स्टार्ट कर देती है। सेकंड है हमारी यकृत। यकृत एक अंग है, ठीक है, लेकिन इससे रस स्रावित होता है। अगला है अग्नाशय। अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि उभय ग्रंथि भी कह सकते हैं इसको, अग्नाशय ग्रंथि को। तो देखिएगा भाई कि पाचन तंत्र में ये अंग काम करते हैं और वो ग्रंथियां काम करती हैं। ठीक है, तो अंग, ये सारे अंग हैं मुख से लेकर मल द्वार तक, यहां से लेकर और मल द्वार तक। ठीक है, ये सारा भाग कनेक्ट होता है किसके द्वारा, आहार नाल के द्वारा। आहार नाल, देखिए भाई ये आहार नाल क्या चीज है, देखिए मुख से और मल द्वार तक, ठीक है, एक श्रृंखला बनी हुई होती है, उसे आहार नाल कहते हैं। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सारे अंग किसके हैं, आहार नाल के हैं। ये सारे अंग किसके हैं, आहार नाल के हैं। ठीक है, तो आहार नाल की कुल लंबाई होती है भाई आपकी लगभग 10 मीटर। ठीक है, आहार नाल की कुल लंबाई है 10 मीटर। और आहार नाल कहां से कहां तक होता है, मुख से होता है मल द्वार तक। ठीक है, मुख से मल द्वार तक का जो पूरा हिस्सा है, पूरा भाग है, वो क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे जो अंग हैं किसके हैं, आहार नाल के हैं। इन्हें नोट कीजिएगा। ठीक है, देखिए आगे की बात करते हैं इसकी। अब हमने सारे अंगों के नाम देखे, अब धीरे धीरे करके अंगों के प्रत्येक अंग के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग सबको डिस्क्राइब करेंगे। देखिएगा, सबसे पहला हमारा था मुख। ठीक है, तो मुख के बारे में ही डिस्कस करते हैं। मुख, ठीक है भाई, सभी के पास मुख होता है, आपके पास भी जरूर होगा। ठीक है, तो सभी के पास मुख है, आपके पास भी जरूर होगा। देखिए मुख में क्या क्या उपस्थित होता है, मुख में हमारे दांत उपस्थित होते हैं, जीवा उपस्थित होती है, मसूड़े उपस्थित होता है। ठीक है, तो देखिए मुख का कार्य क्या है, भोजन को अंदर लेना। भोजन को अंदर लेना किसका कार्य है, मुख का कार्य है। तो भोजन का अंतः ग्रहण, भोजन का अंतः ग्रहण करना किसका कार्य है, मुख का। भोजन का अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है भाई, मुख के द्वारा होता है भोजन का अंतर्ग्रहण। ठीक है, देखिए भाई, और मुख की आगे की बात करते हैं। मुख में उपस्थित जो भाग है वो है हमारे, सबसे पहले बात करते हैं दांत, टीथ। ठीक है भाई, तो दांतों की बात करते हैं। सबसे पहले दांतों का कार्य क्या है, दांतों का कार्य है कि जो भोजन बड़े टुकड़ों के रूप में है उसे छोटे टुकड़ों के रूप में सरलीकृत करना, अर्थात बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बदल देना, किसका कार्य है, दांतों का कार्य है। ठीक है, तो सरलीकृत कर देता है भोजन, किसको, भोजन को सरलीकृत कर देता है हमारे दांत। ठीक है, अब दांतों की बात करते हैं। दांत होते हैं हमारे 4 प्रकार के। ठीक है भाई, 4 प्रकार के हमारे दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से अभी डिस्कस करते हैं भाई। ठीक है, होते हैं, देखिएगा 4 प्रकार के दांत है हमारा। फर्स्ट है कृतंक। कृतंक या इसे हम कृतनक भी कहते हैं, कृतनक, इंसीजर, इंग्लिश में इसे इंसीजर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई कृतनक,
कृतनक का कार्य क्या है वो बात करेंगे। ठीक है, अगला है हमारा सेकंड, रदनक। रदनक इसे कहते हैं कैनीज, इसे इंग्लिश में कैनीज कहते हैं। थर्ड है अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। ठीक है, और फोर्थ है चवर्णक। इन्हें कहते हैं प्रीमोलर्स और इन्हें कहते हैं मोलर्स। देखिए कृतनक, कृतनक का कार्य क्या है, भोजन को कुतरने का या भोजन को काटने का, भोजन को काटने का, काटने का कार्य। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है भाई, कृतनक के द्वारा या कृतंक के द्वारा भोजन को काटने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट रदनक, भोजन को कैसा भाई, चीरने फाड़ने का, भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य, फाड़ने का कार्य। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है भाई, आपके रदनक के द्वारा। अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक का कार्य है भोजन को चबाने का, चबाने का कार्य कौन करता है भाई, अग्रचवर्णक, चबाने का कार्य। और नेक्स्ट है हमारा कौन सा, चवर्णक। तो चवर्णक का कार्य भी भोजन को चबाने का ही है, दोनों क्या करते हैं, ये चबाते हैं, चबाने का कार्य। ठीक है, आप देखिए इसी के साथ हम बात करते हैं कि मनुष्य है वो कैसा है, द्विबारदंती है। ठीक है, मनुष्य कैसा है भाई, द्विबारदंती है। मनुष्य में 2 बार दांत आते हैं, मनुष्य है द्विबारदंती, मनुष्य द्विबारदंती, द्विबारदंती होता है। ठीक है, क्यों होता है भाई, क्योंकि मनुष्य में 2 बार दांत आते हैं। 2 बार कैसे भाई, एक बार स्थायी और एक बार अस्थायी। ठीक है, मनुष्य में 2 बार दांत आते हैं, एक बार स्थायी और एक बार अस्थायी। ठीक है, अस्थायी, अस्थायी हम किन्हें कहते हैं, जो हमारे दूध के दांत होते हैं उन्हें अस्थायी कहा जाता है, दूध के जो दांत होते हैं। ठीक है, और स्थायी, दूध के दांत टूट जाने के पश्चात, दूध के दांत टूट जाने के पश्चात कौन से दांत आते हैं, स्थायी दांत आते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि मनुष्य द्विबारदंती है। ठीक है, जो अस्थायी दांत होते हैं हमारे वो कौन से होते हैं भाई, जो कृतनक होते हैं हमारे अस्थायी दांत हैं। एक बार ये आ जाते हैं फिर क्या, ये टूट जाते हैं, इनका क्षरण हो जाता है, उसके बाद स्थायी दांत आ जाते हैं। ठीक है, तो समझिएगा जरा बात को। देखिए भाई इनकी संख्या कितनी होती है, कृतनक की, कृतनक की संख्या होती है 2। ठीक है, 2 ठीक है, ऊपर नीचे के जबड़े में बात करेंगे, 2 ठीक है, आगे ये भी कितने भाई, 2 ये कितने, 4 और ये कितने, 6। अब देखिए ये 2 आते हैं ऊपर नीचे, फिर क्या होता है, ये दूध के दांत हैं हमारे, अस्थायी दांत हैं, ये टूट जाते हैं। ठीक है, फिर दोबारा आते हैं। ठीक है, तो देखिए वैसे तो मनुष्य में दांत होते हैं 28, लेकिन सारे काउंट करें स्थायी और अस्थायी तब कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 2 बार दांत आते हैं, ये 2 बार आते हैं भाई, कि एक बार तो आकर टूट जाते हैं और फिर दोबारा से आते हैं। लेकिन अस्थायी दांतों को भी काउंट करें तब होंगे 32 और स्थायी की बात करेंगे तब होंगे 28। ठीक है, तो ये मनुष्य में दांतों के बारे में हमने पढ़ा। और देख लेते हैं आगे की बात कि कृतनक कब आते हैं, कृतनक आते हैं 3 से 5 माह की आयु में। 3 से जो 5 माह की आयु होती है बच्चे की, शिशु की, उस आयु में आते हैं। कृतनक है वो 3 से 5 माह की आयु में आते हैं। अगला है हमारा रदनक। ठीक है, रदनक कब आते हैं, रदनक आते हैं भाई हमारे
15 से 20 माह की आयु में, 15 से 20 माह की आयु में, ठीक है। और आपके जो अग्र चवर्णक हैं वो आते हैं आपके, कब आते हैं भाई, वो आते हैं 10 से 11 वर्ष की आयु में, 10 से 11 वर्ष की आयु में। और आपके चवर्णक हैं, चवर्णक आते हैं वही कि 11 से 15 माह की आयु में, 11 से 15 माह की आयु में कौन से दांत आते हैं, चवर्णक आते हैं, ठीक है। ये आयु के हिसाब पे हमने बात कर ली, यहाँ पर दांतों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसी के साथ एक बात और बता देता हूँ कि रदनक होते हैं जो चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, वो एनिमल्स में, पशुओं में बहुत अच्छे से विकसित होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से विकसित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रदनक जो पशुओं में है अधिक विकसित है। क्यों? क्योंकि पशु कौन सा भाई, मांसाहार का उपयोग करते हैं, और मांसाहार का उपयोग करने के लिए उन्हें चीरने फाड़ने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उनके रदनक प्रकार के जो दांत हैं वो अधिक विकसित होंगे। अब करते हैं आगे की बात। देखिए भाई, अगला है हमारा मुख का ही भाग। कौन सा भाग होगा भाई, जीवा पे बात करेंगे, जीवा, ठीक है, जिसे हम जीभ कहते हैं, टंग, जीवा, ठीक है, उस पे बात करते हैं। जीवा, जीभ, जीभ का कार्य क्या है भाई, जीभ का कार्य है कि स्वाद का पता करना, भोजन का स्वाद कैसा है, ठीक है, तो स्वाद का पता करना, स्वाद का अनुभव, स्वाद का अनुभव। इसी के साथ और कार्य भी है क्या भाई, कि मुख में भोजन को स्थानांतरित करना किसका कार्य है भाई, ये भी जीवा का कार्य है, ठीक है। स्वाद का अनुभव करना, मुख में भोजन को स्थानांतरित करना, ये किसका कार्य है, जीवा का कार्य है, ठीक है। इसके बाद भोजन कहाँ जाएगा भाई, इसके बाद भोजन जाएगा हमारी ग्रसनी में, ठीक है, ग्रसनी में जाएगा। और आपको इसी के साथ एक बात और बता देते हैं कि भोजन का जो पाचन है कहाँ प्रारंभ हो जाता है, भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है मुख में ही। ऐसा मत समझिएगा कि भोजन पहले नीचे जाता है फिर उसका पाचन प्रारंभ होता है, नहीं, भोजन का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। तो देखिएगा भाई, मुख से भोजन जाता है ग्रसनी में, मुख से भोजन कहाँ गया, ग्रसनी में। ग्रसनी एक छोटी सी नलिका है, ठीक है, जो इसके अंतिम सिरे, जो इसका अंतिम सिरा होता है वो जुड़ा होता है ग्रास नली से। ये एक छोटी सी नलिका है ग्रसनी। ग्रसनी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी ग्रसनी? फर्स्ट है हमारी मुख ग्रसनी, मुख ग्रसनी। सेकंड नासा ग्रसनी, नासा ग्रसनी। और थर्ड है हमारी कंठ ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। इसे ही हम अधोग्रसनी भी कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं भाई, अधोग्रसनी भी कहते हैं। देखिए ग्रसनी 3 प्रकार की है। कौन कौन सी है भाई? मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी, कंठ ग्रसनी, ठीक है भाई। और ग्रसनी क्या है? एक छोटी सी नलिका है। तो एक बात हमने स्टार्टिंग में ही बताई थी। क्या बात बताई थी? कि ये भोजन और वायु के लिए उभय मार्ग है। भोजन भी और वायु भी इसी मार्ग से होकर जाएंगे, भोजन और वायु भी इसी मार्ग से होकर जाएंगे। तो श्वास नाल, श्वास नाल और हम कह सकते हैं भोजन नाल। श्वास नाल, श्वास नाल या भोजन नाल कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं भाई? ग्रास नाल कहते हैं, ठीक है, ग्रास नाल कह सकते हैं, श्वास नाल।
श्वासनाल और ग्रासनाल दोनों के लिए ये क्या है, उभय मार्ग है। तो हम कह सकते हैं कि भोजन और वायु दोनों इसी मार्ग से होकर आगे जाते हैं। हमने 3 प्रकार की ग्रसनियों के बारे में बात की, कौन कौन सी, मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। कंठ ग्रसनी का दूसरा नाम क्या है, आधो ग्रसनी। ठीक है, अब देखते हैं भाई आगे। ये जो ग्रसनी है वो कहाँ जाकर खुलती है, वो जाकर खुलती है ग्रास नली में। ग्रास नली में इसका जो अंतिम भाग है और इसका ग्रास नली का शीर्ष भाग है, जुड़े होते हैं। ग्रास नली, भोजन ग्रसनी के बाद पहुंचता है ग्रास नली में। ठीक है, ग्रास नली में पहुंचा। अब ग्रास नली के शीर्ष पर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ग्रास नली के शीर्ष पर, ग्रास नली के शीर्ष पर एक घाटी ढक्कन होता है। घाटी ढक्कन, ठीक है भाई, घाटी नुमा ढक्कन होता है, घाटी ढक्कन बोलते हैं। घाटी ढक्कन होता है जिसके द्वारा यह तय किया जाता है, एक फ्लैप होता है, छोटी सी हम ये बात कहते हैं, एक फ्लैप होता है। ठीक है, जिसके द्वारा यह तय किया जाता है कि जो ग्रासनाल में भोजन जाना है उसके लिए रास्ता अलग, और श्वासनाल में वायु जानी है उसके लिए रास्ता अलग। घाटी ढक्कन होता है उसे एपिग्लॉटिस, उसे क्या कहते हैं भाई, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस कहते हैं, उसे कहते हैं हम एपिग्लॉटिस। एक घाटी ढक्कन होता है, इसके शीर्ष पर एपिग्लॉटिस कहते हैं, जिसे हम एक फ्लैप के रूप में कार्य करता है। भोजन आएगा, ठीक है, भोजन आएगा उस समय श्वास नाल पर ये एपिग्लॉटिस चला जाएगा। ठीक है, और जब वायु आएगी, ठीक है, तब ग्रास नाल पर ये आपका एपिग्लॉटिस चला जाएगा। ठीक है, तो एक समय पर एक ही जो मार्ग है वो खुला हुआ होगा, एक समय पर एक ही मार्ग खुला हुआ होगा, जिससे ना तो वायु वाले में भोजन जा पाएगा और ना भोजन वाले में वायु जा पाएगी, दोनों ही अलग अलग मार्ग बन जाएंगे। ठीक है, तो ग्रास नली में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है कि घाटी ढक्कन होता है, फ्लैप होता है, एपिग्लॉटिस होता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम। ग्रास नली के बाद आता है हमारा अमाशय। ग्रास नली के बाद आता है हमारा अमाशय। ग्रास नली कहाँ जाकर खुलती है, अमाशय में जाकर खुलती है। जो भोजन को अमाशय में पहुंचाती है, ग्रास नली कहाँ पहुंचाती है भोजन को, अमाशय में। ठीक है, और अमाशय की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान होती है। जे अक्षर के समान होती है, किसकी भाई, अमाशय की जो आकृति है कैसी होती है, अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान होती है। ठीक है, अमाशय का जो आयतन है, धारिता है इसकी, वो कितनी होती है, वो होती है 1 से 3 लीटर। 1 से 3 लीटर इसकी धारिता होती है। ठीक है, आगे की बात, अमाशय कैसा है, कोमल, लचीला, कोमल लचीला भाग है। कैसा भाग है भी अमाशय, कोमल और लचीला भाग है। ठीक है, अमाशय के बाद भोजन, यहाँ पर एक बात और, यहाँ पर भोजन का पाचन होता है। ठीक है, और भोजन का पाचन होता है, और इसमें किस किस का भाई, खनिज लवणों का, खनिज लवणों का कह सकते हैं, सभी प्रकार के खनिज लवणों का, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, ठीक है, प्रोटीनों का, सब तरह का पाचन कहाँ होता है भाई, अमाशय में होता ही है। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक पाचन किसमें होता है, हमारा जो अगला अंग है उसमें होता है सर्वाधिक पाचन। और हमारा अगला अंग कौन सा है,
भाई वो है हमारी छोटी आंत, ठीक है। अमाशय से भोजन कहाँ जाता है? अमाशय से भोजन जाता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। छोटी आंत में भोजन जाता है, ठीक है। अमाशय से भोजन कहाँ गया? छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन, ठीक है, सर्वाधिक पाचन होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है भाई? छोटी आंत में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि सर्वाधिक पाचन किस अंग में होता है? तो किस अंग में होता है भाई? छोटी आंत में होता है। यहाँ पर वसा का सर्वाधिक पाचन है, ठीक है। वसा का सर्वाधिक पाचन है और भोजन का भी सर्वाधिक पाचन है, ठीक है। तो वसा आराम से छोटी आंत के द्वारा पाचित कर ली जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा अवशोषण किसके द्वारा हो रहा है? छोटी आंत के द्वारा हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा, क्या आता है भाई? बड़ी आंत आती है। जो अपचित भोजन है, किससे? छोटी आंत से अपचित भोजन कहाँ पहुंचेगा? बड़ी आंत में पहुंचेगा, बड़ी आंत में पहुंचेगा। छोटी आंत से अपचित भोजन कहाँ पहुंचा? बड़ी आंत में। छोटी आंत से अपचित भोजन, अपचित भोजन बड़ी आंत में आता है, बड़ी आंत में आता है, ठीक है। बड़ी आंत में आएगा। अब बड़ी आंत में पाचन होगा, भोजन का पाचन प्रारंभ होगा। अब जो अपचित भोजन जो छोटी आंत से आया है वो किसके द्वारा पाचित किया जाएगा? बड़ी आंत के द्वारा पाचित किया जाएगा। और बड़ी आंत में जल और खनिज लवणों का पाचन होगा। जल और खनिज लवणों का पाचन होगा किसमें भाई? बड़ी आंत में, ठीक है। अब बड़ी आंत इसे क्यों कहते हैं और छोटी आंत उसे छोटी आंत क्यों कहते हैं? तो समझिएगा, जो छोटी आंत का अनुप्रस्थ है, ठीक है, वो कम होता है और बड़ी आंत का अनुप्रस्थ ज्यादा होता है। ये अनुप्रस्थ क्या चीज है? अनुप्रस्थ होती है मोटाई। बड़ी आंत की मोटाई ज्यादा होती है लेकिन छोटी आंत की मोटाई कम होती है, इसलिए उसे छोटी आंत और इसे बड़ी आंत कहते हैं। जो हमारी छोटी आंत है, छोटी आंत, ठीक है भाई, जो छोटी आंत है उसकी लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। कितनी होती है भाई? 7 मीटर, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर होती है। बड़ी आंत में अपचित भोजन को भेजा जाता है किसके द्वारा? छोटी आंत के द्वारा। फिर इसका पाचन होता है, ठीक है। लास्ट स्टेप है अब हमारा, हम बात करेंगे अपने अगले अंग की। हमारा अगला अंग कौन सा है? अगला अंग है हमारा मलाशय। बड़ी आंत से अपशिष्ट, ठीक है भाई, जितना पाचन होना था हो लिया। बड़ी आंत से अपशिष्ट, अब सारा क्या बचा है भाई? अपशिष्ट बचा है। बड़ी आंत से अपशिष्ट किस में आएगा भाई? मलाशय में आएगा। बड़ी आंत से अपशिष्ट आया मलाशय में। अब सारा वेस्ट है, ठीक है, और सारा अपशिष्ट आकर मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब ये सारा अपचित भोजन है जिसका पाचन नहीं हो सकता। और मलाशय के बाद आता है मलद्वार। मलाशय के बाद आता है मलद्वार। और मलद्वार के द्वारा भोजन को, मतलब अपचित भोजन को या अपशिष्ट को एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा भाई? ये निकाल दिया जाता है मलद्वार के द्वारा, ठीक है। हमने अभी तक की अंगों की बात, अब हमारी ग्रंथियों की बात है। तो देखिएगा फ्रेंड्स,
आगे की बात करते हैं। अब हम अंगों की, सभी अंगों की बात कर चुके हैं। स्टार्टिंग से एक बार रिपीट कर लेते हैं कौन कौन से अंग हमने पढ़े हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था मुख, ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था मुख, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद अमाशय, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, और बड़ी आंत से भोजन का अपशिष्ट के रूप में मलाशय में चला जाता है, ठीक है, और मलाशय के बाद भोजन मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर चुके हैं पाचन तंत्र के सभी मुख्य अंगों के बारे में। अब बात करेंगे पाचन से संबंधित ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, अब करेंगे पाचन ग्रंथियों की बात। पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां, देखिए भाई पाचन ग्रंथियों के बारे में हम पहले भी बता चुके थे आपको। सबसे पहले हमारी कौन सी ग्रंथि आएगी? सबसे पहले ग्रंथि आएगी हमारी लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, ठीक है। लार क्या है भाई? पहले तो ये समझिएगा लार क्या है। लार एक सीरमी, लार एक सीरमी चिकना पदार्थ कह सकते हैं हम, सीरमी पदार्थ है। सीरमी पदार्थ है जो भोजन के साथ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट जैसा व्यवहार करता है। क्या है लुब्रिकेंट? क्या होता है भाई? लुब्रिकेंट का मतलब है चिकना बनाना उसको, ठीक है, उसको लसलसा बना देना, ठीक है। लुब्रिकेंट का मतलब ये है कि उसको चिकना बना देना। जो लार है वो क्या करती है? भोजन में मिक्स होकर उसे चिकना बना देती है, लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करती है। लार एक सीरमी पदार्थ है, ठीक है। लार श्लेष्मिक, श्लेष्मिक प्रवृत्ति दिखाती है, श्लेष्मिक प्रवृत्ति दिखाती है लार, ठीक है। लार का काम क्या है? जैसे ही भोजन मुख में आया तो उसका स्टार्च, भोजन में जो स्टार्च उपस्थित है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है और स्टार्च उपस्थित है, उसका पाचन प्रारंभ कर देती है। मुख में ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। किसका? स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का। मुख में ही पाचन प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और लार के कार्य क्या है? और लार के कार्य हैं हमारे मुख की सफाई, ठीक है, और जो हम भोजन के साथ बैक्टीरिया अंदर लेते हैं, कीटाणु अंदर लेते हैं, उनको भी लार के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। और जीवा की सफाई, मुख की सफाई, इसके लिए लार का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए लार ग्रंथियां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लार ग्रंथियां 3 टाइप की हैं। कौन कौन सी? एक बार देखते हैं। लार ग्रंथियां 3 टाइप की हैं। कौन कौन सी? एक अभी देखते हैं कौन कौन सी है भाई। फर्स्ट है हमारी कर्णपूर्व, कर्णपूर्व ग्रंथि, ठीक है भाई। कर्णपूर्व ग्रंथि ये लार ग्रंथि है, फर्स्ट। 3 टाइप की है। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है गालों में, ये पाई जाती है गालों में, ठीक है। अगली है हमारी अधोजंभ, अधोजंभ, ठीक है, अधोजंभ या अब चुबिकीय, अब चुबिकीय लार ग्रंथि। ये आपकी नेक्स्ट ग्रंथि है लार ग्रंथियों में, ठीक है। ये सेकंड है अब चुबिकीय लार ग्रंथि, या इसे हम कौन सी ग्रंथि कह सकते हैं भाई? इसे हम कह सकते हैं कौन सी? अधोजंभ। इसका काम क्या है भाई? ये एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। और श्लेष्मिक पदार्थ, श्लेष्मिक पदार्थ श्रावित करती है, श्रावित, श्लेष्मिक पदार्थ श्रावित करती है,
ठीक है भाई। मिश्रित ग्रंथि है, श्लेष्मिक पदार्थ स्रावित करती है। और लास्ट हमारी जो तीसरी ग्रंथि है वो कौन सी है भाई? पहली तो कर्णपूर्व है, सेकंड अधोजंब है, ठीक है, और अभिचुबकी है, लाल ग्रंथि भी कहते हैं, और तीसरी है हमारी अधोजीवा, इसे हम ऊपर लिख रहे हैं, देख लीजिएगा जरा, ठीक है भाई, ये है अधोजीवा, अधोजीवा, ठीक है भाई। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, कहाँ उपस्थित है भाई? ये उपस्थित है जीभ के नीचे, जीभ के नीचे। और अधोजीवा के द्वारा सबसे ज्यादा लार श्रावित की जाती है। जीभ के नीचे जो हमारी उपस्थित है लार ग्रंथि, उसके द्वारा सबसे ज्यादा लार उत्पन्न की जाती है, ठीक है। कर्णपूर्व गालों में पाई जाती है। अधोजंब है वो भाई मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है, और श्लेष्मिक पदार्थ स्रावित करती है। और जो अधोजीवा है वो कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे, ठीक है। ये क्या करती हैं? ये सारी भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करती हैं। भोजन को कैसा बनाती हैं भाई? लसलसा, कहने का मतलब चिकना बना देती हैं, लसलसा बना देती हैं भोजन को। ये जो लार ग्रंथि है उसमें लार मिश्रित करके क्या कर देती हैं? भोजन को चिकना बना देती हैं। चिकना बनाने के बाद वो क्या? स्टार्च का पाचन, ठीक है, स्टार्च का पाचन प्रारंभ कर देता है और मुख में ही पाचन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है भाई, मुख में ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। इस बारे में हम कंप्लीट पढ़ चुके थे। अब पढ़ेंगे हमारी अगली पाचन ग्रंथि। अगली पाचन ग्रंथि है हमारी यकृत, यकृत लीवर। लीवर देखिए भाई, यह भी एक पाचक ग्रंथि है, पाचक ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है भाई? पाचक ग्रंथि, जो क्या करती है? भोजन का पाचन करती है, ठीक है। इसके द्वारा पित्तरस, पित्तरस श्रावित किया जाता है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। पित्तरस श्रावित किया जाता है, जो बहुत सारे एंजाइम को सक्रिय कर देता है, और एंजाइम के सक्रिय होने से क्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं। क्रियाओं के सक्रिय होने की वजह से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। अगला है हमारा भाई अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियास, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है। पहली बात तो यही कि कैसी है भाई? मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। देखिए भाई, मिश्रित क्यों बोला? क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है। अग्नाशय अंतःस्रावी, अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी, बाह्यस्रावी, ऐसे कह सकते हैं हम, बाह्यस्रावी, दोनों प्रकार की ग्रंथि है, ठीक है। अंतःश्रावण भी करती है और बाह्य श्रावण भी करती है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसके अंतःस्रावी भाग के द्वारा इंसुलिन, इसके अंतःस्रावी भाग के द्वारा इंसुलिन और ग्लूकागोन, इंसुलिन और ग्लूकागोन, ग्लूकागोन श्रावित किया जाता है। और बाह्य श्रावी भाग के द्वारा अग्नाशय रस श्रावित किया जाता है, और बाह्य श्रावी भाग के द्वारा अग्नाशय रस श्रावित किया जाता है, ठीक है। ये इंसुलिन और ग्लूकागोन मिश्रित होकर, इंसुलिन और ग्लूकागोन मिश्रित होकर शरीर में शर्करा की मात्रा, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ठीक है भाई। कौन कौन?
इंसुलिन और ग्लूकागोन मिलकर शरीर में इसकी शर्करा की मात्रा को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। हम पाचक ग्रंथियां भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने लाल ग्रंथि पढ़ी, लाल ग्रंथि 3 टाइप की पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा यकृत ग्रंथि, ठीक है। यकृत ग्रंथि कह सकते हैं, ये यकृत हमारे शरीर का अंग होता है, ये एक पाचक ग्रंथि है। इसके द्वारा पित्तरस, बाइल जूस स्रावित किया जाता है। और नेक्स्ट है हमारी अग्नाशय ग्रंथि, जो एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, ठीक है। अंतःस्रावी भाग के द्वारा इंसुलिन व ग्लूकागोन स्रावित होता है और बाह्यस्रावी भाग के द्वारा कौन सा भाई, अग्नाशय रस स्रावित होता है। इसी के साथ हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खत्म होता है, पाचन तंत्र है वो यहाँ पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले तंत्र के साथ। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा या आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं। धन्यवाद।